बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले हम ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एसेट्रा remaining constant. This is the important point. I have to tell this point after some time. The current flowing through the conductor is always directly proportional to the potential difference across its end. डायग्राम के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हमारा मेटलिक कंडक्टर है, इसमें मैंने बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल V है। तो ये जो V अक्रॉस इट्स एंड यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें जो भी करंट हमारा फ्लो करेगा I, वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहते हैं। यही हमारा है ओम्स लॉ। ये हमारा बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहलाता है। दिस लॉ इज गिवन बाय जॉर्ज साइमन। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन 1828। ओके, तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन थ्योरेटिकली। अब हम इसको करेंगे प्रूफ। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि डेफिनेशन है ओम्स लॉ की। अब हम इसका करेंगे प्रूफ, जो कि हमारा सेकंड सब टॉपिक है इस ओम्स लॉ। आइए साथ में करते हैं हम प्रूफ ओम्स लॉ का। इसको हम हैशटैग बोल देते हैं डेरिवेशन नंबर 2। जैसा कि मैंने आपको पहले डेरिवेशन में बताया था कि हम छोटे छोटे फॉर्मूले लेकर चले क्योंकि हम छोटे आदमी हैं। जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो करंट है उसका और वीडी से क्या रिलेशनशिप होता है, जो मैं लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखिए और उसके बाद यहाँ आइए, तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो हमारा रिलेशन क्या होता है आई और वी डी में, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, अब जो वी डी है, वी डी का फॉर्मूला क्या है? वी डी का फॉर्मूला मैंने अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक डाल दूंगा, प्लेलिस्ट की लिंक भी डाल दूंगा, पर्टिकुलर वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा। आप प्लीज़ उसको चेक कीजिए, आप उसको देखिए। तो वी डी का फॉर्मूला था हमारे जो कि हमने ड्राइव किया था, वो आया था ई कैपिटल ई ओवर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टाउ एवरेज। दिस टाइम हम नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और डायरेक्शन से हमको भी इतना मतलब नहीं है। ठीक है, तो वी डी को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? एन ई ए ई कैपिटल ई ओवर एम ई टाउ एवरेज। आगे बढ़े तो एन ई स्क्वायर ए कैपिटल ई ओवर एम ई टाउ एवरेज। हमको देखिए, अब जब डेरिवेशन जब हम करते हैं तो हम उसमें दो चीज़ का ख्याल रखते हैं। पहला कि हम डेरिवेशन किस तरह करना है, हमको बढ़ना कैसे। दूसरा, हमको किन दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में निकालना है रिलेशन। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट तो हमारे पास है ही, मौजूद है, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का जो वी सिंबल है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम कहाँ से लेके आए? जैसा कि हमने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में मान के चलते हो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है, एक फॉर्मूला होता है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकालते हैं। कैसा? जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डी वी ओवर डी आर, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के रूप में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इसको इस कंडक्टर के रूप में लेंगे। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो एल है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा है वी अपॉन एल। ठीक है, जो डी आर है वो करेक्टरिस्टिक लेंथ होती है, ये वेरी करती जाती है लेंथ टू लेंथ। अगर कोई सिलेंडर इतना बड़ा है तो इसकी लेंथ एल हो जाएगी, अगर इतना बड़ा है तो इसकी लेंथ अलग एल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? एन ई स्क्वायर ए वी अपॉन एल ओवर एम ई टाउ एवरेज। ये हमारा फॉर्मूला आ गया है। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे? देखिए, v को अपन यहीं छोड़ देंगे और बाकी सबको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एम ई। इसको मैं अलग इस केस से लिखता हूँ जिससे कि आपको साफ साफ दिखे। ये हो जाएगा एम ई ओवर, ऊपर वाले सब नीचे जाएंगे तो एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज एल अपॉन ए। कोई दिक्कत? और ये अपना आई और ये अपना वी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए,
मैंने आपको ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में बताया था कि मैंने जो कंडीशंस हैं रिमेनिंग अनचेंज्ड की थी, यानी कांस्टेंट रखी थी, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एसेट्रा, वो मैंने क्यों रखी थी। इफ़ इन दी केस अगर ये टेम्परेचर या फिर हमारा मैकेनिकल स्ट्रेन अगर ये चेंज होता है किसी भी कारण की वजह से, तो जो हमारा ओम्स लॉ है वो वैलिड नहीं होगा। कैसे, देखिए, अगर मैं रिमेनिंग अनचेंज्ड करता हूँ, कैसे, रिमेनिंग अनचेंज्ड, यानी कि जो हमारी कंडीशन है वो भी चेंज नहीं होंगी। तो देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, टाउ एवरेज, टाउ एवरेज अगर कंडीशन अनचेंज है तो टाउ एवरेज भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, एल भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जितनी भी मैंने एक क्वांटिटी लिखी है, ये कौन सी क्वांटिटी, मान लीजिए कोई के क्वांटिटी मैंने डिफाइन की है, तो के, आई और वी, तो इससे हमको ये पता लगता है कि v जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में रहता है, जो कि हमारा क्या है, ओम्स लॉ। तो यहाँ तक हमारा जो ओम्स लॉ का प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ, ये ख़त्म होता है। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो सर कैसे ये वैलिड नहीं है ओम्स लॉ। देखिए, अगर मैंने टेम्परेचर बदल दिया, ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर मैंने चेंज किया, तो टेम्परेचर चेंज करने से जितने भी इलेक्ट्रॉन इस मेटलिक कंडक्टर में होंगे उनके बीच में जो कोलिजन होगा उसमें लगने वाला टाइम ज़्यादा, क्या कह रहा था, टाउ एवरेज, अब वो बदल जाएगा। और जब वो बदल जाएगा तो हमारे जो कांस्टेंट में, ये जो कांस्टेंट में के माना था, के में से ये बाहर निकल के ये वेरिएबल फॉर्म में हो जाएगा, और इस वजह से हमारा जो ओम्स लॉ है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और बताता हूँ, अगर टेम्परेचर बदल रहा है, अगर किसी भी टेम्परेचर बदलने के कारण हम थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक में पढ़ते हैं लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन क्या कहता है कि अगर कोई रॉड है, इसका टेम्परेचर अगर डेल्टा टी से बढ़ाया जाए तो इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एल से बढ़ जाती है। इसका मतलब जो कंडक्टर है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और जब लेंथ बढ़ जाएगी तो ओम्स लॉ इस वजह से भी हमारा वैलिड नहीं होगा। इसलिए हमको जो कंडीशन है, मैकेनिकल स्ट्रेन, इन सबको हमको कांस्टेंट रखना होता है व्हाइल प्रूविंग द ओम्स लॉ। अब आपको समझ आया कि मैंने डेफिनेशन में ऐसा क्यों लिखा था। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन V एंड I। वहाँ पे मैं इस K के बारे में भी आपको थोड़ा बताऊंगा। तो यहाँ पे V ले लीजिए, यहाँ पे I ले लीजिए। सर ये ग्राफ हो गया, और ये आप ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। आपको ऐसा ग्राफ दे देगा, आपसे बोलेगा इसका, इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस निकालो। ठीक है सर, रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए, इसका जो स्लोप होता है, यानी कि ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब होता है इसका टेन थीटा। थीटा कहाँ से नापना है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा नापना है। ठीक है, करंट से बनने वाला जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज में, वो हमारा रियल थीटा होता है। ठीक है, कभी कभी इसको आई यहाँ रख देते हैं और इसको वी यहाँ रख देते हैं, लेकिन हमेशा हमको आई से ही एंगल नापना है। क्या कहा मैंने, हमेशा अपन को एंगल जो है वो आई से ही नापना है। अगर यहाँ पे इन केस अगर मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पे मैंने वी और यहाँ पे आई रख दिया, और एंगल मुझे वी से दिया हुआ है, थीटा डैश दिया है, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, 90 माइनस थीटा डैश, हमारा थीटा निकल आएगा। ठीक है, तो स्लोप होता है टेन थीटा। अब इसको कैसे नापें, यहाँ पर टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है अपना, ये किसी भी ग्राफ का टेन थीटा निकालने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये अपना मान लीजिए V1 है, ये अपना V2 है, ये अपना I1 है, ये अपना I2 है। तो इसका थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो क्या हो जाएगा अपना V2 माइनस V1 अपॉन बेस I2 माइनस I1। इसका मतलब डेल V ओवर I इज इक्वल टू दी रेसिस्टेंस। मैं रेसिस्टेंस कैसे बोला, देखो, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू की V अपॉन आई होता है कि नहीं होता। तो देखिए यही फॉर्मूला है। इसका मतलब स्लोप ऑफ V एंड I ग्राफ वेयर द थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द I, ऐसा बोल सकते हैं, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक करंट इज प्लॉटेड in the anti-clockwise direction gives us the resistance of that metallic conductor। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ के बारे में।
हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, इसका प्रूफ पढ़ लिया, इसके बारे में ग्राफ पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रेसिस्टेंस के ऊपर होगा, रेसिस्टेंस के वेरिएशन के ऊपर होगा। उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें, इस लेक्चर को भी देखें, मेरे प्रीवियस लेक्चर को भी देखें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को भी देखें। और अगर आपको और कोई पर्सनल डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जा सकते हैं, मैं लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ जाके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कैसे हो रहा है। सर कोई जो भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चन, आपकी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन, कोई भी स्कूल का बोर्ड का क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सेफ रहिए और हैप्पी लर्निंग।